नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, कई मंत्रियों की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा। मानहानि के मामले को लेकर हाई कोर्ट में राहुल गांधी का जवाब, कहा बयान गलतफहमी में दिया गया। केवल एक दस्तावेज है नागरिकता का प्रमाण, पासपोर्ट को केवल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बताए जाने पर ओवैसी ने सरकार को घेरा। स्कूलों में 9वीं कक्षा से ही पढ़ाया जाएगा इमरजेंसी का इतिहास, एनसीईआरटी ने शिक्षा नीति में किया बदलाव। खान सर की अग्रिम जमानत पर कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार। वेनेजुएला भूकंप में अब तक कई लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में संभावित कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। लंबे समय से इस संबंध में अटकलें लगाई जा रही थी कि किन केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति से हुई मुलाकात के बाद इन चर्चाओं को और बल मिला है। कुरियन मोदी मंत्री परिषद में शामिल एकमात्र ईसाई मंत्री थे। केरल में भाजपा के पुराने नेताओं में गिने जाते हैं और पार्टी के शुरुआती दौर में ही सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चाएं तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया, ऐसे में उनके मंत्री पद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एनडीए सरकार में कई सहयोगी दल शामिल हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल के दौरान सभी दलों को प्रतिनिधित्व देना भाजपा नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसी वजह से कुछ विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल बड़े बदलाव की बजाय सीमित फेरबदल हो सकता है। हाल ही में पंकज चौधरी को यूपी भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया और वहीं हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा की कमान सौंपी गई है। भाजपा लंबे समय से वन मैन वन पोस्ट की नीति पर जोर देती रही है। जबलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बयान गलतफहमी में दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि ये बयान गलतफहमी में दिया गया और हाई कोर्ट ने इस आवेदन पर कार्तिकेय चौहान से जवाब मांगा है और कहा है कि उनकी तरफ से लिखित प्रतिक्रिया अदालत में पेश की जाए। ये मामला भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट से पहले चल रहा था, जहां राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने इस मामले में पहले ही समन भी जारी कर दिया था। ये मुकदमा शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने दाखिल किया। आरोप है कि राहुल गांधी ने 2018 के चुनावी भाषण में पनामा पेपर्स लीक से जुड़े बयान में उनका नाम लिया था। इसी बयान को लेकर ये मानहानि का केस दर्ज किया गया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई फिर से होगी। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंप ने देश में भारी तबाही मचाई। राजधानी काराकास समेत कई शहरों में हजारों इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की मदद के लिए भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने उन लोगों के प्रति संवेदना जताई जिन्होंने अपनों को इस आपदा में खोया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, भारत की ओर से मैं वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, खासकर उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने कहा कि हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इस कठिन समय में सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। सरकार द्वारा पासपोर्ट को केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बताए जाने के बाद नागरिकता बताने वाले दस्तावेजों को लेकर बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक्स अकाउंट पर ओवैसी ने कहा कि सरकार के मुताबिक कोई भी दस्तावेज नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं है। 2030 तक बस केवल एक दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण होगा। अपने ट्वीट के साथ ओवैसी ने भाजपा लिखा हुआ आईडी कार्ड साझा किया। केंद्र सरकार ने भारतीय पासपोर्ट को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है और इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम या कानूनी प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि भारतीय पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, न कि नागरिकता दस्तावेज। ये बयान 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर दिया गया।
भारतीय लोकतंत्र के एक अध्याय आपातकाल के बारे में स्कूलों में अब 9वीं कक्षा से ही बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। एनसीईआरटी ने 9वीं कक्षा के लिए जारी सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक में आपातकाल को प्रमुखता से जगह दी। अब इससे स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में राजनीतिक विज्ञान विषय में पढ़ाया जाता है। देश में 25 जून 1975 की रात में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगने का ऐलान किया और गुरुवार को इसकी बरसी भी है। आपातकाल 21 महीने लागू रहा था। पाठ्य पुस्तक में छात्रों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की भूमिका भी पढ़ाई जाएगी। इसमें बताया गया है कि ये कब तक लगाया गया था और कब तक लागू था, आम लोगों के मौलिक अधिकारों को किस तरह से खत्म किया गया और इस दौरान चलाए गए जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का भी इसमें जिक्र किया गया है। वहीं अब इस पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि ये दुखद है कि आज पढ़ाई लिखाई में राजनीति को लाया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है, दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है। बहुत दुख की बात है। नहीं, ये सिर्फ रेलवे का इश्यू नहीं है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू है। पूना सिटी में और पूना डिस्ट्रिक्ट में क्राइम बढ़ रहा है और डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रही। हर चैनल को रोज देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हमारा पूना डिस्ट्रिक्ट और पूना सिटी में उससे भी ज्यादा क्राइम बहुत बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश टीम को लेकर संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी भाजपा की टीम को लगभग अंतिम रूप दे दिया और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को संभावित नामों की सूची सौंप दी गई है। अब इस सूची पर अंतिम सहमति और औपचारिक मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। नई टीम के गठन में संगठनात्मक संतुलन और युवा नेतृत्व को विशेष महत्व दिया गया। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। माना जा रहा है कि इस मानक के आधार पर ही युवा मोर्चा के नए नेतृत्व का चयन किया जाएगा। इस बीच प्रदेश संगठन को लेकर अहम बैठक का दौर भी जारी है। बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा चली। बैठक में प्रदेश टीम के प्रस्तावित सभी नामों पर विस्तार के विचार विमर्श किया गया। इतना दिनों तक आप लोगों ने धैर्य रखा, थोड़ा धैर्य और रखिए, बहुत जल्द लिस्ट आ जाएगी। तो सभी आप लोगों ने इस जो लिस्ट में, क्योंकि आप लोगों ने क्या ये लिस्ट में सारा जो निर्णय हुआ है सभी वर्गों को, या क्या कुछ विशेष अगर बता पाए कि सबको ध्यान में रखा गया है या अब पहले भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबके लिए काम करती है और कहीं ना कहीं जो भी निर्णय होता है, चाहे हमारे मंत्रिमंडल का होता है, चाहे संगठन का होता है, सबको लेकर के चलती है। लिस्ट आने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या उसमें। आज भी आ सकती है, बहुत दिनों से। थोड़ा धैर्य रखिए, जल्द से जल्द आ जाएगा। यूपी के अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित आरोपों की एसआईटी जांच के द्वारा अब एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये दावा सूत्रों ने किया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव की चर्चा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में एक रिटायर्ड अधिकारी की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। बता दें कि एफआईआर की तैयारी और ट्रस्ट के स्वरूप में बदलाव की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बिना एफआईआर के एसआईटी वैसे ही है जैसे बिना तीर के कमान। वहीं इस पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिना एफआईआर के पुलिस की कोई भी जांच गलत है। जब पूरे राम मंदिर का प्रबंधन ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय की देखभाल में हो रहा है और इस घटना में चंपत राय के निर्देशन में काम करने वाले लोग शामिल हैं, तो क्या चंपत राय दोषी नहीं है? देखिए, कुल मिलाकर के पहली बात तो बिना एफआईआर के किसी भी प्रकार की पुलिस जांच का कोई औचित्य नहीं। दूसरी चीज, जब पूरा राम मंदिर की देखरेख ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री चंपत राय जी के निगरानी में हो रहा है और चंपत राय जी की ही निर्देशन में काम करने वाले लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं, तो क्या चंपत राय जी दोषी नहीं है? क्या चंपत राय के खिलाफ योगी सरकार कार्रवाई करने की हिम्मत कर सकती? क्या जांच चंपत राय के खिलाफ आगे बढ़ सकती है? इसलिए कुल मिलाकर के
इस महापाप पर पर्दा डालने की एक नापाक कोशिश है। मोदी और योगी जी राम के नाम पर सत्ता में आए जरूर हैं, लेकिन सच तो यह है कि राम के नाम पर लूट का धंधा चल रहा है, जिसका खुलासा अयोध्या स्थित राम मंदिर से हुआ है। करोड़ों करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो गई, चोरी हो गई, चढ़ावे में आया हुआ सोना चांदी गायब हो गया, हीरे जवाहरात गायब हो गए, अरबों खरबों की संपत्ति चली गई। तो यह सरकार के ट्रस्ट पंडे पुजारियों का धंधा है। राम तो बहाना है, राम के बहाने लूट का धंधा करना इनका चेहरा बन गया है और उसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या में देखने को मिला है, जो आस्था पर सबसे बड़ी चोट है। बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग विवाद में फैसल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खान सर की एंटीसिपेटरी बेल पर आज सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पाया कि पुलिस की ओर से सबमिट अपडेट केस डायरी अधूरी है। ऐसे में फैसल खान की गिरफ्तारी पर रोक अगले आदेश तक बरकरार रहेगी। इसी के साथ कोर्ट ने पुलिस से अपडेट केस डायरी मांगी है। कोर्ट ने जांच से जुड़े और दस्तावेज भी मांगे हैं। मामले की अगली सुनवाई अब शनिवार यानी कि 27 जून को होगी। अगली तारीख तक कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। वहीं दूसरी ओर फैसल खान के दोनों गार्ड्स की रेगुलर बेल याचिका पर भी सुनवाई हुई। फिलहाल सिविल कोर्ट की तरफ से दोनों गार्ड्स को राहत नहीं मिली है। इस दौरान भी अगली सुनवाई 2 दिन के बाद शनिवार को होगी। एडवोकेट राघव कुमार ने जानकारी दी है कि रोशन आनंद की ज्ञान बिंदु के 2 कर्मचारियों अभिषेक और गौरव को कोर्ट ने बेल दे दी है। दोनों जल्दी ही बाहर आ सकते हैं। बातचीत नहीं, आर्गुमेंट हुई। आर्गुमेंट होने के उपरांत पीपी साहब अपना खड़ा हुए और बोले कि इसमें अप टू डेट केस डायरी की आवश्यकता है, मांगा जाए। हमने मांग किया था थाना से रिक्विजिशन भेज के, और वो आया हुआ है 21 तक का अप टू डेट केस डायरी। जज साहब ने उसको खुद मांग लिया है कि हम अप टू डेट केस डायरी इसमें मांग लेते हैं, और सैटरडे को फिक्स किया है फॉर आर्गुमेंट। अच्छा सर, पिछली बार केस जब शुरू हुआ सर, केस डायरी दी गई थी, फिर अप टू डेट केस डायरी मांगने की क्या वजह हुई सर? कुछ फर्दर आया होगा। पीपी साहब का सबमिशन था, तो दोनों पक्ष को सुनने के उपरांत ही कोई ऑर्डर होगा ना। तब पीपी साहब का ग्रीवांसेस था कि अप टू डेट केस डायरी मांग लिया जाए, इसलिए रिक्वेस्ट है तो मांगना ही है। अच्छा सर, अरेस्टिंग को या इन सब चीजों को लेकर के कुछ बातें हुई सर की? अरेस्टिंग को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला डेट कब है सर? सैटरडे को है, उस दिन फाइनल आर्गुमेंट। गार्ड को लेकर के भी बहस जो है अब सैटरडे को ही होगी। वेनेजुएला के उत्तरी तट के पास आज जोरदार भूकंप के झटके लगे। 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण दहशत फैल गई। राजधानी काराकास में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कुछ इमारतें ढह गईं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों के साथ घरों और दफ्तरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। घटना के बाद की वीडियो में दिख रहा है कि इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हाल यह है कि कई इमारतें जो पूरी तरह से गिरी नहीं हैं, वो झुक गई हैं, यानी अब उनके बचने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका वेनेजुएला की मदद करेगा। उन्होंने वेनेजुएला को नया दोस्त बताया। भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। इसमें ठीक पहले 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का एक झटका भी आया था, जिसे फोर्स शॉक माना जा रहा है। भूकंप का केंद्र मिंटावान में करीब 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसी इलाके में वेनेजुएला की कई बड़ी तेल रिफाइनरियां भी स्थित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में बहुत बड़ी छूट दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत में आगे बढ़ने का भरोसा जताते हुए चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो यूएस सुरक्षा बल का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कैपिटल में मीटिंग से पहले और बाद में बुधवार को व्हाइट हाउस में नाटो के महासचिव के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने मीडिया से तेहरान के साथ डिप्लोमेसी को लेकर सकारात्मक बात की। हालांकि उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सैन्य विकल्प अभी भी मौजूद है। रिपब्लिकन सांसदों के साथ लंच मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा कि जंग बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जीत रहे हैं। ईरान बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही दमदार रहा और बहुत ही अच्छा चल रहा है। मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान अमेरिका की मांगों को पूरा करना जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा ईरान बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है, वे मेरी हर बात मान रहे हैं और उन्हें मानना ही होगा, नहीं तो हम बस वापस जाकर वही करेंगे जो हमें करना है।
ट्रंप ने मिनाब के एक स्कूल पर हुए हमले की जांच के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे कभी उस समस्या का समाधान करेंगे। ये किसकी गलती थी, क्योंकि हर जगह मिसाइलें दागी जा रही थी। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।